हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। कल मैंने एक पेपर सॉल्व कराया था, आज एक पेपर सॉल्व कर रहा हूं। तो कल पहला पेपर, आज दूसरा पेपर मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। एक पेपर को सॉल्व कराने में टोटल 30 से 40 मिनट तक लग जाता है। ठीक है, इसी वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पेपर के बारे में कुछ डिटेल है। एग्रीकल्चर साइंस का पेपर है। 11 जून 2023 को तीसरे शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, पहले 120 क्वेश्चन आता था, लेकिन अब आ गया, सॉरी, 120 मिनट का टाइम रहता था और 100 क्वेश्चन आता था। अब 75 क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं अब। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन होने वाला है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। हिंदी में भी देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष की मतलब किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2007। ठीक है, 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था या प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्योर लाइन वेन इज मोस्टली होमोजाइगस एंड होमोजीनियस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। हिंदी में देखते हैं। प्योर लाइन प्रजातियाँ मुख्यतः होती हैं होमोजाइगस एवं होमोजीनियस, होमोजाइगस एवं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजाइगस एवं होमोजीनियस, हेट्रोजाइगस एवं हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो प्योर लाइन कैसे होती हैं, ऐसा यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्योर लाइन जो होते हैं वो होमोजाइगस और होमोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं? होमोजाइगस और होमोजीनियस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिक सक्रिय विकिरण की दृश्यता हेतु स्पेक्ट्रम रेंज क्या होती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक सक्रिय विकिरण की दृश्यता हेतु स्पेक्ट्रम की रेंज क्या होती है। ठीक है, स्पेक्ट्रम रेंज पूछ रहा है। तो स्पेक्ट्रम रेंज क्या होती है? 400 से 700 नैनोमीटर, जो कि कल वाले पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कल दूसरे शिफ्ट वाले पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, रेडियो एस मास मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाई। बोला कि रेडियो को एक समूह प्रसार माध्यम के रूप में वर्णित करेंगे। हिंदी में, इंग्लिश में भी देखिए। रेडियो एज मास मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाई वन वे विथ इन इमीडिएट फीडबैक, वन वे विदाउट इंस्टेंट ऑडियंस रिस्पांस, टू वे विथ फीडबैक, वन वे एंड लाइमलेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पता नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग हेल्प इन स्टडिंग आप। रिमोट सेंसिंग जो होता है वह किसके स्टडी में या किसके अध्ययन में हेल्प करता है? फसल क्षेत्रफल के आकलन में, उर्वरकता की आवश्यकता के आकलन में, कीटनाशक की आवश्यकता के आकलन में, बायो फर्टिलाइजर के आकलन में। तो यह फसल के क्षेत्रफल के आकलन में अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब उसमें सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन हेतु जिम्मेदार होता है? राइजोबियम फासेडी, राइजोबियम ग्लाइसियम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, तो कौन सा होता है भाई? तो राइजोबियम जैपोनिकम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताता जाऊँगा भाई, क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा। रिले क्रॉपिंग मीन्स, बोल रहा है कि रिले फसल पद्धति का अर्थ है एक वर्ष में एक ही खेत पर एक ही फसल उगाना, एक वर्ष में एक ही खेत में 3 फसल उगाना, एक खेत में एक वर्ष में 4 फसलों को इस प्रकार उगाना जिसमें फसल कटाई के पूर्व ही दूसरी फसल लगा दी जाए, फसलों को एंगल पर उगाना। तो रिले क्रॉपिंग क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा कि एक खेत में एक वर्ष में 4 फसलों को इस प्रकार से उगाना जिसमें फसल की कटाई से पूर्व ही दूसरी फसल लगा देना। जब फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल लगा देते हैं तो ऐसे प्रोसेस को रिले क्रॉपिंग बोला जाता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट में एले क्रॉपिंग क्या होता है। अगला है, राइस वैरायटी गौरी इज रेजिस्टेंस अगेन। जो राइस की वैरायटी है गौरी, राइस की एक वैरायटी है गौरी, वह किसके प्रति प्रतिरोधी है? ठीक है, तो राइस की वैरायटी जो गौरी वह
गालमीज के, ठीक है, गालमीज गालमीज के प्रति प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्पर्जन की विधि नहीं है, ठीक है। डिस्पर्जन की विधि पूछ रहा है, याद रखिएगा सबसे पहले तो मोड। मोड जो है ये देखिए उसका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तो मोड जो है डिस्पर्जन की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट शुड। बोला है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट शुड बी बिटवीन -1 एंड +1। बोल रहा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की सही मान होनी चाहिए -1 से कम, +1 से ज़्यादा, -1 और +1 के मध्य। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, -1 और +1 के मध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोर्डेक्स मिक्सचर को किसने बताया था, ठीक है। हिंदी में दिखाते हैं आप लोगों को। बोर्डो मिक्सचर के खोजकर्ता कौन है, प्रिवोस्ट, डिवेरी, टिलेट, मिलार्डेट। तो मिलार्डेट जी ने ही बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज किया था, बोर्डो मिक्सचर की खोज किया था। अच्छा बताइए बोर्डो मिक्सचर में क्या क्या मिला होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग यार आंसर नहीं देते हो भाई। तो बोर्डो मिक्सचर का खोज मिलार्डेट ने किया था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर बेरी इलांगेशन इन ग्रेप। बोला है कि बेरी की ग्रेप में बेरी की इलांगेशन में किसका यूज किया जाता है, इनमें से बोल रहा है कि किसका प्रयोग अंगूर में बेरी का आकार बढ़ाने हेतु किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है भैया, जिब्रेलिक एसिड का। मैंने आप लोग को कल ही बताया था जिब्रेलिन जो होता है हमेशा वृद्धि का कार्य करता है। तो जिब्रेलिक एसिड जो है यह क्या करता है, उसकी वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करता है। इथाइलिन तो फल को पकाने का काम करता है। अगला है ऑल वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड, फॉग, ड्यू, मिस्ट, रेन ऑकर इन विथ लेयर आर एटमोस्फियर। तो ये सब किस लेयर पे होते हैं, बोल रहा है कि मौसम के सभी प्रकार जैसे बादल हो गए, कोहरा, शीत, बारिश आदि वातावरण के किस स्तर में होते हैं, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो किस पे होते हैं भैया, ये सब होते हैं टोपोस्फीयर पे। किस पे होते हैं, टोपोस्फीयर पे। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिंक कलरेशन इन राइजोबियम। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंजक राइजोबियम में गुलाबी रंग देने के लिए जिम्मेदार होता है। राइजोबियम में गुलाबी रंग देने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है भैया, तो लिगे में लिगेमोग्लोबिन, ठीक है, लिगेमोग्लोबिन। लिगेमोग्लोबिन जो होता है वही पिंक कलर देने के लिए रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सॉरी वही तो है सुमा क्लोनो वेरिएशन मेनली एराइज फ्राम। बोल रहा है कि सुमा क्लोनो वेरिएशन मुख्यतः प्रकट होता है किस में भैया, तो किस में होता है या टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर के द्वारा सुमा क्लोनो वेरिएशन मुख्य रूप से प्रकट होता है, ठीक है, किसमें, सुमा टिश्यू कल्चर में। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव गाजर और आलू में भंडारण की अवधि में बैक्टीरियल रोट हेतु जिम्मेदार होता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल रॉट ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ कैरेट एंड पोटैटो। तो कौन सा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास स्पीसीज, ठीक है। स्यूडोमोनास स्पीसीज जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। माइटोसिस पूछ रहा है कि माइटोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज किसका होता है, तो प्रोफेज का होता है दोस्तों। प्रोफेज में बहुत अधिक समय लगता है। आपको पता होगा 4 फेज होते हैं, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज। तो इन चारों फेज में प्रोफेज होता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, मतलब सबसे अधिक समय तक रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन ए सेल। सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। यह तो सभी लोगों को पता है, कहाँ पर होता है, राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन। फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन कौन सा है? फलों को पकाने का काम कौन करता है भाई? फलों को पकाने का काम कौन करता है? इथाइलिन करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन। जो डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में वो किस में पाया जाता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस में पाया जाता है डार्क रिएक्शन? तो डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा में पाया जाता है। कहाँ पर? स्ट्रोमा। सेल ऑर्गेनली यदि आप लोग पढ़े होंगे ना तो सब कुछ पता होगा। अगला है सॉइल वाटर कंसीडर्ड आर अवेलेबल वाटर विच जनरली हेल्ड एट प्रेशर। बोल रहा है कि मृदा में उपस्थित जल दबाव पर समानता आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कितने बार दबाव पर समानता आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं मृदा में उपस्थित जल? तो कितने बार दबाव पर हो जाते हैं भैया? ये सब हो जाते हैं आपके -0.3 से -1.5 -15 बार पर। -0.3 से 15 बार पर मृदा में उपस्थित जो जल होते हैं आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। सॉइल एरिएशन रेफर टू मृदा वातन से संबंधित है या सॉइल एरिएशन से संबंधित कौन सा है? हवा के प्रवाह से मिट्टी सूख जाना, मिट्टी की सतह पर हवा का प्रवाह, जैविक गतिविधियों के कारण मृदा से गैसों का बाहर आना, मृदा पोर और उसमें उसके वातावरण में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय हो जाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इम्पार्ट येलो कलर इन सॉयल। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इम्पार्ट येलो कलर इन सॉयल। बोला है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के प्रयोग से मृदा रंग में पीलापन आता है? किसका प्रयोग किया जाता है जब तो मिट्टी का जो रंग है वो पीला आ जाता है, उसमें पीलापन आ जाता है? तो लाइमोनाइट के प्रयोग से मृदा रंग में पीलापन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है इमोबिलाइजेशन रेफर टू। बोला इमोबिलाइजेशन संबंधित है, किससे संबंधित है भैया इमोबिलाइजेशन? तो इमोबिलाइजेशन अरासायनिक नाइट्रोजन का रासायनिक रूप से बदलने से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कंजर्वेशन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू ऑर्गेनिक फॉर्म। दोस्तों एक बात बता दें, ये पेपर जो है ना हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा हो जा रहा है वीडियो, जिसकी वजह से ये पेपर जो है हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। अभी हमने कितने क्वेश्चन देखा? अभी तो हमने 50 क्वेश्चन पे पहुँचे हैं। अभी 10-12 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फ्रूट हैविंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैरोटोन। ठीक है, याद रख क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहली बात तो सबसे पहले क्वेश्चन समझा करिए, क्वेश्चन है बोला क्या है। ठीक है, हिंदी में भी इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। सर्वाधिक कैरोटीन की मात्रा किस फल में पाई जाती है? इनमें से कैरोटीन की मात्रा इन फलों में सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो आम में। इन ऑप्शन में आम में सबसे अधिक कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रूवन टेक्निक फॉर वायरस एलिमिनेशन इन प्लांट मल्टीप्लिकेशन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौध प्रजनन में विषाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की सिद्ध विधि है या सही विधि बोल सकते हैं? तो सूट टिप कल्चर जो है, सूट टिप कल्चर यह जो है विधि पौध प्रजनन में प्लांट ब्रीडिंग में विषाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की सिद्ध विधि है। ठीक है, अगला है विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। फूड को प्रिजर्व करने के लिए पहले किस विधि का यूज किया जाता था? कौन सा पुरानी मेथड का यूज किया जाता था? ठीक है, तो कौन से पुरानी मेथड का यूज किया जाता है? हिंदी में भी दिखाते हैं आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य पर्यवेक्षण की सबसे पुरानी विधि है? ब्लांचिंग, कैनिंग, बॉटलिंग, कार्बोनेशन, सूर्य की रोशनी में सुखाना। ठीक है, तो 52वें क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 608, सूर्य की रोशनी में सुखाना। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, सूर्य की रोशनी में सुखाना। अगला क्वेश्चन है द ग्रेप फ्रूट इज बॉटेनिकली नोन एज। बोल रहा है कि ग्रेप फ्रूट का सीधे वाना से नाम पूछा है
जो ग्रेप फ्रूट होता है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो ग्रेप फ्रूट का वानस्पतिक नाम क्या होता है? साइट्रस पैराडिसी। साइट्रस पैराडिसी, इंग्लिश में भी दिखाता हूँ आप लोग को। साइट्रस पैराडिसी जो होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल फ्रूट फॉर मेकिंग जेली शुड बी रिच इन। एन आइडियल फ्रूट फॉर मेकिंग जेली शुड बी रिच इन, मतलब किस में रिच होता है यह यहाँ पर पूछ रहा है। तो किस में रिच होता है भैया? यह फिर सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछा है? एन आइडियल फ्रूट फॉर मेकिंग जेली शुड बी रिच इन, तो यह पेक्टिन और एसिड में रिच होता है। पेक्टिन एंड एसिड में रिच होता है जेली। ठीक है, बोल रहा है कि जेली बनाने के लिए आदर्श फल में अधिक मात्रा में क्या होनी चाहिए? पेक्टिन और एसिड अधिक मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, और जैम बनाने के लिए शर्करा और एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर विच ऑकर्स इज ड्यू टू। बोल रहा है कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, मैंगो में ब्लैक टिप ऑफ मैंगो मतलब एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि किसकी मतलब किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ब्लैक टिप ऑफ मैंगो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वह होता है। ठीक है, अगला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट ऑफ हनी बी हैज ए मिनिमम लाइफ स्पैन। ठीक है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मधुमक्खी की किस प्रजाति का सबसे कम जीवन काल होता है? सबसे कम जीवन काल कौन से मधुमक्खी का होता है? तो ड्रोन का, ड्रोन मधुमक्खी का। भैया एक बार मैथुन कर देंगे उसके बाद उनकी कहानी खत्म। ठीक है, तो ड्रोन मधुमक्खी का जीवन काल जो होता है बहुत कम होता है। अगला, ट्राइकोग्रामा फैसिकेटम ए बायोलॉजिकल एजेंट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल। आप बोल रहा है कि ट्राइकोग्रामा फासिएटम जो एक प्रकार का जैविक एजेंट है उसका प्रयोग किसको रोकने के लिए किया जाता है? तो किसके रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो गन्ने में सूट बोरर डिजीज को, गन्ने में एक रोग लगता है सूट बोरर रोग ने कीट, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है ट्राइकोग्रामा फासिएटम का। अगला क्वेश्चन है। द स्पाइडर टिक्स एंड माइट्स बिलोंग टू द आर्थ्रोपोड क्लास। ठीक है, बोल रहा है कि मकड़ी, टिक्स और माइट आर्थ्रोपोड के किस वर्ग में आते हैं? किस वर्ग में आते हैं भैया? आर्थ्रोपोड के सब। इंग्लिश में ही दिखाता हूँ, हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज होता है ना यह वह टफ हो जाता है, इसलिए हम लोग इंग्लिश में ही देखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरेकिनिडा। क्या हो जाएगा? अरेकिनिडा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अरेकिनिडा। अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोकेमिकल इज नॉट बैंड इन इंडिया। इनमें से कौन सा एग्रोकेमिकल है जो कि भारत में बैन नहीं है, भारत में प्रतिबंधित नहीं है? तो साइपरमेथ्रिन। साइपरमेथ्रिन छोड़ के और सब इस टाइम इंडिया में बैन हो चुका है, याद रखिएगा साइपरमेथ्रिन। इस ऑप्शन में बात हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन। एन हनी बी पोलन बास्केट इज प्रेजेंटिंग। बोल रहा है कि मधुमक्खियों में परागण, जो परागकण होते हैं उसको जमा करने के बास्केट उनके आगे के पैर पर उपस्थित होता है, पीछे के पैर पर, मुंह पर, पंख पर। कहाँ पर होता है भैया? तो वह कहाँ पर होता है? वह होता है पीछे के पैर पर, पीछे के पैर पर बास्केट उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लूज स्मर्ट कैन बी कंट्रोल बाई। लूज स्मर्ट एक प्रकार का रोग है जिसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो लूज स्मर्ट को किससे रोका जा सकता है? लूज स्मर्ट को रोका जा सकता है सीड ट्रीटमेंट के द्वारा, क्योंकि भैया सीड बॉर्न डिजीज है। डी नेवेलिंग डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। बोल रहा है कि डी नेवेलिंग निम्नलिखित में से किस फसल में की जाती है? डी नेवेलिंग किस फसल में की जाती है? या पैशन फ्रूट, सी बकथ्रॉन, बनाना, रामबुटान। ठीक है, किस में किया जाता है भैया? तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 केला में। केला में डी नेवेलिंग का किया जाता है। ठीक है, अगला है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइरिस फेमिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, फेमिन से क्वेश्चन 100% आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। तो किस फेमिन से, किस अकाल, कौन सा अकाल पड़ा था
जिसके कारण जिसे आइरिस फेमिन नाम दिया गया था। ठीक है, क्या नाम दिया गया? आइरिस फेमिन नाम दिया गया। तो कौन सा अकाल था भाई? एक मिनट, हाँ ठीक। तो यह लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। या इसका आंसर तो आप सभी लोगों को पता ही रहा होगा, हमें उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर ARIC वाज इस्टेब्लिश्ड बाई ICR इन विच ईयर? ICR के द्वारा ARIC का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, मतलब किस वर्ष किया गया? तो 1967 ईस्वी में किया गया। 1967 ईस्वी में किया गया। एरिक का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, तो याद रखिएगा कब किया गया भाई? किया गया इसका 1967 में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड डिजीज इन इंडिया? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी भारत की महत्वपूर्ण बीमारी नहीं है? भारत में कौन सी बीमारी इनमें से महत्वपूर्ण बीमारी नहीं है? तो धान का सीथ रॉट डिजीज। धान में जो सीथ रॉट डिजीज लगता है वो भारत की कॉमन बीमारी नहीं है, बहुत ही कम होता है, रेयर होता है। ठीक है, सीथ रॉट डिजीज। अब आगे आ गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 1-2 करेंगे, उसके बाद कल देखा जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। ठीक है, इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला सही, मतलब एक कथन दिया गया है असरेशन, और दूसरा उसका रीजन है। पहला बोला है कि मृदा निर्माण के कारक जलवायु, पैतृक सामग्री, टोपोग्राफी, समय और जीवमंडल। दूसरा इसका कारण दिया गया है, मृदा निर्माण में समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। अब बोला है कि इनमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इनमें क्या करना है? इनमें सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा उत्तर जो है इनमें से सबसे सही है। वो कौन सा उत्तर सबसे सही है इनमें से? 835। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर सही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, और कथन ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 67वां क्वेश्चन। पहला अभिकथन दिया है कि मृदा समूह के निर्माण हेतु होने वाले विभिन्न रिएक्शन के सेट को मृदा निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। और दूसरा कारण दिया है, मृदा निर्माण की सामान्य प्रक्रियाओं में कैल्सिफिकेशन, पेडुलाइजेशन, लेटराइजेशन, सैलिनेशन, अल्कलाइजेशन एवं पीट फॉर्मेशन आदि शामिल होते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को सही पता चली गया कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है वह एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग कितने क्वेश्चन देख लिए? हम लोगों ने लगभग 37 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, सर 34 क्वेश्चन, 34 नहीं 37। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अभी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन काफ़ी टाइम लंबा हो गया, इसकी वजह से वीडियो बंद करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।